कि देश में अगर जाति आधारित गिनती की गई तो जाति आधारित गिनती करने की वजह से सरकारी आंकड़े अधिकृत हो जाएंगे और सरकार को अपने ही आंकड़े इनकार करने के लिए फिर मुश्किल होगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, 52% लोगों को 52% आरक्षण की मांग धीरे धीरे आगे उठ रही है। अगर जनगणना की गिनती और उसके आंकड़े लोगों के सामने आते हैं और वो अधिकृत आंकड़े आते हैं तो इससे ओबीसी के आंदोलन को भारत में बल मिलेगा। ये भी एक खतरा उन लोगों के सामने है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन को लागू करने का आदेश दिया। तो 16 नवंबर 92 से लेकर 2002 तक 10 साल होते हैं और 2012 को 20 साल होते हैं और 2022 को 30 साल हो जाएंगे। इसका मतलब 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और लगभग 28 साल के समय हो रहा है। इस समय में ओबीसी में ज़्यादा जागरण नहीं है, बल्कि उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन करने का कार्य देश में लगातार चल रहा है और ये कार्य समस्त ब्राह्मण वर्ग कर रहा है। कांग्रेस वाले भी, बीजेपी आरएसएस के पहले से कांग्रेस वाले इसमें शामिल है और उनके द्वारा ये काम लगातार चल रहा है। तो इस वजह से ओबीसी के अंदर जो थोड़ी बहुत जागृति है, उस जागृति का भी दिशाभूल करने का प्रयास, मिस डायरेक्शन करने का प्रयास बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्रीमी लेयर के संबंध में अभी जो भारत सरकार ने सैलरी के आंकड़े और कृषि के आंकड़े, खेती के आंकड़े जोड़ने का जो फैसला किया, उसके पीछे का रहस्य हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है कि ओबीसी के द्वारा इतना सारा अवरोध खड़ा करने के बावजूद अभी ये आंकड़ा 7.4 तक पहुंचा है। ओबीसी के रिजर्वेशन का जो 27% रिजर्वेशन है, ये 7.4% पर तक पहुंच गया है। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था 81 में, तो उस समय के आंकड़े मंडल कमीशन ने दिए थे 3% ओबीसी के लोगों को प्रशासन में हिस्सेदारी थी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट पब्लिश हुआ। तो इसका मतलब है 7.4 में से अगर 3% माइनस कर दिया जाए, क्योंकि वो पहले से लागू था, तो 4.4% इतना ही रिजर्वेशन अभी तक 28 साल में अमल में लाया गया। तो ये खास बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी बात, मगर धीरे धीरे क्यों न हो, ओबीसी का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी को 314 लोगों को जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों की लिस्ट पर हम इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर इशू करना था, वो उसके विरोध में उसने काम किया। इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को पावर नहीं दिया ब्राह्मणों ने। नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने पोजीशन दिया, एक दिखाने वाला प्रधानमंत्री उसको बनाया।
इसलिए आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी और अभी भी, अगर आज का, अभी वो हिमाचल प्रदेश में गया था तो हिमाचल प्रदेश की टोपी डाली, वो जिस प्रदेश में जाता है उस प्रदेश की टोपी डालता है। अब वो जो उस प्रदेश की टोपी डालता है उसके पीछे लोगों के सर पर टोपी डालने का उनके पीछे मकसद है। महाराष्ट्र में टोपी डालने की कहावत है, टोपी डालने का मतलब है मूर्ख बनाना। तो दूसरा एक है कि अलग अलग टोपियां जब डाली जाती है तो अलग अलग टोपियां डालने का काम जोकर लोग भी करते हैं। तो हो सकता है कि जिनके पास पावर ना हो और पोजीशन हो तो उसको जोकरगिरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर तो है नहीं, पोजीशन है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मण लोग बैकवर्ड को पावर नहीं देते हैं, पोजीशन देते हैं। तो पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का मतलब है मंत्रालय का तगमा होता है और बड़ा कैबिन बैठने के लिए होता है, एक चपरासी दरवाज़ा खोलने के लिए होता है, दरवाज़ा बंद करने के लिए होता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने के लिए ड्राइवर होता है। तो मैं अमेरिका में गया, मैं लंदन गया, यूरोप गया, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए आते हैं तो पेट्रोल भरने वाला आदमी ही नहीं होता है पेट्रोल पंप पे। आप लोगों को भी हैरानी होगी, यूरोप और अमेरिका में कोई आदमी पेट्रोल पंप का नौकरी वाला आदमी, पेट्रोल डालने वाला आदमी होता ही नहीं है। वो ड्राइवर उतरता है। अब वो मान लो उद्योगपति है और उद्योगपति को वो अपने घर में पेट्रोल पंप तो नहीं रखेगा, तो वो अगर उतरता है या बहुत बड़ा अधिकारी है या बहुत पैसे वाला आदमी है, अगर वो है तो वो उतरता है, ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी से उतरता है, खुद जाता है, खुद निकालता है और खुद ही पेट्रोल में डालता है। और वो दुकान के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है वहाँ जा कर के वो रसीद बनती है उसकी। तो वो अंदर दुकान होता है, उसमें जाके रसीद, पैसा भर के रसीद लेके फिर वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, फिर गाड़ी जो है वो चलाता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर है वो मंत्रियों को वो बैठा रहता है, वो उसमें सिस्टम है गाड़ी में कि अपने हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ सकता है। वो तब तक राह देखता है जब तक मेरा ड्राइवर उतरेगा, ऐसा घूम के आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, उसके बाद में उतरूँगा। इंडिया में मैं थोड़ा कंपेरेटिवली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंपेरेटिव बातें थोड़ा सीखने को मिलती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो हमारे लोगों को ये बड़ा ये लगता है कि ड्राइवर तो इतने, इससे ही उन लोगों को लगता है हाँ मैं मंत्री। तो ये सारा पोजीशन है, ये सारा पोजीशन है, पावर नहीं है। पावर का क्या मतलब है? जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों के हक और अधिकार को अमल करने के लिए अगर हम कोई फैसला करते हैं तो हमारे पास पावर है। अगर हम फैसला नहीं करते हैं तो हमारे पास पोजीशन है, पावर नहीं है। कई लाख लोगों के मोर्चे मराठा लोगों ने निकाले, उसके बाद मंत्रियों को और मराठा जातियों के मंत्रियों को ऐसा लगा कि मराठा को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, नहीं तो हमारी सत्ता जा सकती है। उसके पहले से मराठा के मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने कभी मराठा को आरक्षण देने के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये बात भी महाराष्ट्र में शायद मराठा लोगों को जानकारी नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो जो मराठा लोग थे उसमें दो बातें हैं। वो तो एक नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के इलेक्टेड एमएलएज को महाराष्ट्र के मराठा आदमी को मुख्यमंत्री चुनने नहीं दिया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने
एमएलएस को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार संविधान में दिया। तो एक तो ये बात है। दूसरा, दिल्ली से लोग आते हैं और आकर उसको मुख्यमंत्री उनके ऊपर थोप देते हैं। और अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो 123 एमएलए में या 122 एमएलए थे फडणवीस के, उसमें केवल 6 ब्राह्मण थे, तो 116 बहुजन थे बीजेपी में। और 71 एमएलए जब मनोहर जोशी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2 ही एमएलए थे शिवसेना में, और वो थे मामा और भांजा, सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, बाकी सारे बहुजन थे। फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उस समय भी नॉमिनेट किया गया, उस समय बाळासाहेब ठाकरे ने नॉमिनेट किया। और बाद के समय में जो मराठा लोगों को मुख्यमंत्री बनाया वो नॉमिनेटेड थे। तो इसका मतलब नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो बनाने का काम है उनको पोजीशन दिया गया है। अगर उनके पास पावर होता तो वो मराठा लोगों को पहले ही मुख्यमंत्री रिजर्वेशन दे देते, क्योंकि उनको मालूम था हाईकमांड ने मुझे नॉमिनेट किया, हाईकमांड ब्राह्मणों का है, अगर मराठा को रिजर्वेशन दूंगा तो हाईकमांड ब्राह्मण नाराज हो जाएगा और शाम को मुझे दिल्ली से टेलीफोन आएगा और वहाँ जाना पड़ेगा मैडम को मिलने के लिए, और फिर मैडम बोलेगी मेरे पास समय नहीं है, अहमद पटेल को मिल लो। फिर अहमद पटेल को मिलेंगे, जैसे विलास राव मिले थे। तो विलास राव को अहमद पटेल ने कहा, विलासराव तुम्हाला आम्ही मुख्यमंत्री बनण्यासाठी विचारलं होतं का? नाही, पण बनवलं होतं ना आम्ही। म्हणजे तुम्हाला न विचारता आम्ही मुख्यमंत्री बनवलं, मग आता तुम्हाला राजीनामा देण्यासाठी विचारण्याची काय आवश्यकता आहे? तेव्हा तुम्ही असं करा, राजीनामा देऊन टाका। आणि राजीनाम्यामध्ये जास्त काय आहे बोल लिहायचं, मी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देत आहे। कारण नाही, कारण तुम्हाला मुख्यमंत्री बनवण्याचं काही कारण नव्हतं, पण हायकमांडने बनवलंय। म्हणजे हायकमांडची इच्छा मुख्यमंत्री बनवण्याची होती, हायकमांडची सध्या इच्छा अशी आहे की तुम्ही राजीनामा द्या। तेव्हा कारण नाही ना, कारण मुख्यमंत्री बनवण्याचं कारण सुद्धा आम्हीच होतो आणि राजीनामा देण्याचं कारण सुद्धा आम्हीच आहोत, त्यामुळे तुम्ही राजीनामा देऊन टाका। मग बाहेर पत्रकार विचारतील, हा हे बरोबर आहे, पत्रकार विचारतील कशामुळे तुम्ही राजीनामा दिला, त्यांना सांगा आम्ही काँग्रेसचे निष्ठावंत लोक, काँग्रेसने आम्हाला मुख्यमंत्री बनवलं, आम्ही स्वीकारलं, काँग्रेसने आम्हाला राजीनामा द्यायला सांगितलं, आम्ही राजीनामा दिला। तेव्हा ही काँग्रेसकडून बीजेपीच्या लोकांनी शिकलं आणि दिल्लीमध्ये फडणवीसला मुख्यमंत्री बनवलं। म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये हा एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणं आवश्यक आहे। पोझिशनच्या संबंधामधली जी वस्तुस्थिती आहे, ही वस्तुस्थिती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमध्ये महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आपला मुख्यमंत्री निवडण्याचा संवैधानिक अधिकार दिलेला आहे। विधिमंडल दल के लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार होगा, ऐसा संविधान में लिखा है। विधिमंडल दल को अपना नेता चुनने का अधिकार होगा, जैसे ही वो नेता चुना जाएगा वो गवर्नर उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा। ये संविधान में ये व्यवस्था है। तो ये देखना चाहिए था कि क्या प्रोविजन है, त्यांचं काम आहे, हायकमांडचं काम आहे, जे आम्हाला मुख्यमंत्री बनवून राहिले त्यांचं काम है। इस वजह से महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा छोड़कर सारे एरिया के लोग कुणबी लिखते हैं, कोकण में लिखते हैं, विदर्भ में लिखते हैं। विदर्भ में तो देशमुख, पंजाबराव देशमुख भी अपने को कुणबी ही लिखते थे, और बैकवर्ड क्लास फेडरेशन नाम का संगठन पंजाबराव देशमुख ने खड़ा किया था,
और उसके द्वारा वो चुनकर गए थे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोजीशन की वजह से ऐसा हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि उसी संदर्भ में ये बात मैं बता रहा हूँ, उसी के आधार पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को भी पोजीशन दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है। फैसले पर्दे के पीछे से कोई और कर रहा है, और दिखाने के लिए कि ये फैसले नरेंद्र मोदी कर रहा है, सारी दुनिया में, अखबारों में, मीडिया में ऐसी खबरें आती है, तो पर्दे के पीछे की ताकत छुपी हुई है। और इसलिए आरएसएस के लोगों को ये बयान देना पड़ता है। भागवत ने बयान दिया, सरकारच्या कामामध्ये, डे टू डेच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचं काम आम्ही करत नाही असं त्यांचं स्टेटमेंट आहे। याचा अर्थ करतात, याचा असं स्पष्टीकरण ज्या अर्थी ते देत आहेत। आणि लोकांमध्ये हम ही इस बात का प्रचार कर रहे हैं, हमारे अलावा तो कोई प्रचार कर नहीं रहा है। तो इस वजह से ये बात मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझा रहा हूं। दूसरी बात, अब ये ब्राह्मणों को पता है, ये बात ब्राह्मणों को पता है कि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, और हम लोग सेंट्रल में भी हम अपने फैसले करते हैं और राज्य में भी हम अपने ही फैसले करते हैं और वहाँ थोप देते हैं। मगर जब यशवंतराव चौहान को प्रधानमंत्री बनने का सामना मुझे अवसर आया, उसको बनने नहीं दिया गया। शरद पवार को उससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अवसर आया, और वो उस समय अपोजिशन पार्टी के लीडर भी थे। अवसर भी आया था राजीव गांधी के मृत्यु के बाद में, तो नरसिंह राव रिटायर्ड हो गए थे। कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि नरसिंह राव रिटायर्ड हो गए तो इसको टेम्पररी अध्यक्ष बना देते हैं कांग्रेस का। ब्राह्मण आदमी को आपने टेम्पररी बना दिया, फिर तो वो ताकतवर हो गया। फिर उसने केरला के करुणाकरण को बुलाया, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर था, और उसने एक लेटर इशू करवाया कि अगर शरद पवार चुनाव लड़ता है संसदीय दल का, तो उसको एक लेटर दे दो कि अगर आपने चुनाव लड़ने का ऐलान पीछे नहीं लिया तो आपको कांग्रेस पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से ही निकाल दिया जाएगा। तो फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? शरद पवार ने तुरंत अपना, तो मैं एग्जाम्पल हिस्टोरिकल बातें बता रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठा रेफरेंस में, रिजर्वेशन के रेफरेंस में ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पहले तो ब्राह्मणों ने क्या किया, कुंबियों का मराठाकरण किया। वैसे ज्योतिराव फुले के किताब का अगर अध्ययन किया जाए तो एक सातारा से आदमी ज्योतिराव फुले को मिलने आया, रिकॉर्ड ज्योतिराव फुले के समय का रिकॉर्ड है, 19वीं शताब्दी का। ज्योतिराव फुले ने उनको पूछा, तुम्ही कौन? मराठा समझा। ज्योतिराव फुले समाजशास्त्र के ज्ञाता थे, जानकार थे, आंदोलन करता थे। उन्होंने कहा, मराठी बोलणारे सर्वच मराठा आहेत, त्यामुळे बोध होत नाही, तुम्ही कोण? त्या काळातली जी बोध होत नाही, त्या काळातली भाषा, बोध होत नाही, तुम्ही कोण? म्हटले कुणबी। उसको मालूम ही था वो कुणबी ही है। तो ये कुणबी का मराठाकरण करने का जो कार्यक्रम है वो ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो कुणबियों का मराठाकरण किया गया। अब जब वो मराठाकरण किया गया, उसके पीछे ब्राह्मणों की साजिश थी कि इनको बैकवर्ड से अलग हटाया जाए। हाँ, नहीं, वो उससे आगे और बताता, वो तो अभी यही नहीं, आगे भी मेरे पास जानकारी है। मराठाकरण करने के पीछे मतलब ये था कि कुणबियों से मराठा को अलग किया जाए, फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये कुणबी और मराठा इकट्ठा अगर मराठा में हो जाता है तो वो ज्यादा और ज्यादा हो जाएगी संख्या,
तो उसको डिवाइड करना चाहिए, एक मकसद। दूसरा, अगर कुणबी से मराठा अलग हो गया तो मराठा को ये कहेंगे कि तुम बैकवर्ड नहीं हो। ब्राह्मणों को सब मालूम है कि जब मराठा को बैकवर्डनेस से अलग हटाया जाएगा या कुणबी से अलग हटाया जाएगा तो वो बैकवर्ड से अलग हटेगा। जब वो अलग हटेगा तो वो बैकवर्ड नहीं रहेगा। फिर बैकवर्ड ना होने का नोशन डेवलप किया जाएगा। तो बैकवर्ड ना होने का नोशन डेवलप करने के लिए एक और तकनीक डेवलप की गई है कि उनको क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया। जबकि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने ये रिकॉर्ड में लिख कर रखा हुआ है की शिवाजी महाराजांना आम्ही एक सवलत दिली होती। ती शाहू महाराजांच्या संदर्भात सुद्धा पुन्हा ती गोष्ट समोर आली होती। तो ये बात की गई और ये इतिहास जोड़ने का भी प्रयास किया गया सिसोदिया घराने के साथ में राजस्थान का। तो ब्राह्मणों ने राजस्थान के ही राजपूतों के साथ में मराठा को क्यों जोड़ा, उसका बहुत हिस्टोरिकल पहली बार मैं बता रहा हूं अपने भाषण में, इसके पहले मैंने कभी नहीं बोला कि राजस्थान के राजपूतों के साथ मराठा को क्यों जोड़ा। तो एक अंग्रेज पंडित ने 3 बड़े बड़े खंड लिखे, हाँ बड़े बड़े खंड लिखे और उस खंड में उन्होंने प्रमाणित किया कि राजस्थान के राजपूत कोई और नहीं है, नाग लोग हैं। ब्राह्मणों को पहले ही मालूम था मराठा नाग है, कुणबी नाग है, या सारे महाराष्ट्र की स्थापना करने वाले जो लोग हैं, राजवाड़े कहता है महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान के जो राजपूत है उनको ब्राह्मणों ने राजपूत कहा, उनको ब्राह्मणों ने क्षत्रिय नहीं कहा, ब्राह्मणों ने उनको राजपूत कहा कि नाग राजा थे, ये राजा के पुत्र है, राजपूत है। ये समझ रहे हो क्या? डिकोडिंग कर रहा हूं मैं, विश्लेषण जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको डिकोडिंग कर रहा हूं। ये पहली बार ही बोल रहा हूं मैं, नई बात है। तो वर्तमान भारत में नॉर्थ इंडिया में आमतौर पर यह दिखाई देता है कि राजपूत जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये नॉर्थ इंडिया के राज्यों में दिखाई देता है और अफगानिस्तान तक नाग लोगों का रास्ता है। तो राजस्थान को पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान लगा हुआ है, तो ये सारा का सारा जो नाग लोगों का रास्ता। तक्षशिला पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, वैसी तक्षशिला जो है ये नाग लोगों की बनाई हुई है। ये मराठा नाग है। महाराष्ट्र में नाग पंचमी का त्यौहार बहुजन समाज के लोगों का है। प्रवीण गायकवाड़ के घर के सामने नाग मंदिर है और जेधे के घर के सामने बड़ा नाग मंदिर है। तो ब्राह्मणों को ये मालूम था कि राजस्थान के जो राजपूत है वो नाग है और महाराष्ट्र के मराठा भी नाग है। इस वजह से राजस्थान को उन्होंने जोड़ा। हमको इंटरप्रिटेशन करते वक्त इतिहास को नए तरीके से लिखना चाहिए।